बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाला टॉपिक है। इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा समझा दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है। वो है, हमने पिछले कई टॉपिक्स में हमने स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा की बात की है कि एक स्पेक्ट्रम लाइन जो हमारे पास स्प्लिट हो जाती है इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, तो उसकी मुख्तलिफ रीज़निंग हम देते हैं। आज उसमें हम उनमें से एक रीज़न की हम बात करेंगे, और वो रीज़न जो हमारे पास होगी वो होगी ड्यू टू स्प्लिटिंग ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशंस। अब हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट भी कर रहा होता है, उसके साथ साथ वो ख़ुद ब खुद स्पिन भी कर रहा होता है। ये उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हर इलेक्ट्रॉन स्पिन ज़रूर कर रहा है जब भी वो किसी ऑर्बिट में मौजूद है। अब उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्पिनिंग है और जो उसकी ऑर्बिटल मोशन है, दोनों की वजह से आपस में इंट्रैक्शन की वजह से एक स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा होती है, और इस उनके इंट्रैक्शन को हम LS कपलिंग का नाम देते हैं। ओके, LS कपलिंग। इसका दूसरा नाम होता है रसल सैंडर्स कपलिंग स्कीम। अब ये बेसिकली दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। तो LS कपलिंग, L फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से वेरिएशन इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट होती है, उसको हम LS कपलिंग का नाम देंगे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं आगे के स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होती है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोड्यूसिंग एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेसिकली चूँकि चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल होने का मतलब ये है कि इट विल आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि ये एक करंट लूप बनाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस एंगुलर स्पिन मोमेंटम, और ये हमारे पास जो एंगुलर स्पिन मोमेंटम होता है, इसकी वजह से हमारे पास एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है ड्यू टू इट्स स्पिनिंग, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करेगा तो उस सूरत में भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम ये देखेंगे, इसमें फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास रेड कलर में न्यूक्लियस है, और ये इसका ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसकी वजह से इसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा हो रहा है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा होगा तो उस स्पिनिंग की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का भी एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि एक डायपोल मोमेंट भी क्रिएट करेगा। अगर ये पैरेलल होगा टू दी L तो उस सूरत में ये उसको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज़ इसको ये कह लें कैंसिल आउट इफ़ेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन L की वैल्यू ज़्यादातर S से बड़ी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ये S L में ऐड होगा या उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल ही हों, मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये हो सकते हैं। बेटे ये आप लोग एनोटेट नहीं करेंगे। आप एक इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो न्यूक्लियस के गिर्द, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वाइल कीपिंग द न्यूक्लियस इज़ एट रेस्ट। बेसिकली हम न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ट्रेन में बैठे हों और या हमारे करीब से ट्रेन गुजरे और हम बाहर खड़े हों तो हमें लगेगा जैसे ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन अगर हम इससे उल्टा काम करें, हम ट्रेन में बैठे हों और ट्रेन में बैठ के बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, तो चूँकि हम एक दूसरे के लिहाज से और ट्रेन के लिहाज से रेस्ट पे अपने आप को मानेंगे, तो वो दूसरी चीज़ें हमें उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आती हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन के लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर कंसिडरिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि हम इलेक्ट्रॉन पर होते हुए न्यूक्लियस को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। तो लाजमी तौर पे जब हम इलेक्ट्रॉन पर होंगे तो हमें यूँ लगेगा कि न्यूक्लियस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन अगर
क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन पर देखेंगे, खड़े होकर न्यूक्लियस को देखेंगे, तो वो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ नज़र आएगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हों, तो उस सूरत में न्यूक्लियस ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो लाजमी तौर पर जिस तरह इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एक नेगेटिव करंट लूप प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब न्यूक्लियस हम कंसिडर कर लेंगे अराउंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो दैट विल प्रोड्यूस ए पॉजिटिव करंट लूप। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव करंट लूप बनेगी, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो किया गया है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह ये मूवमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस है अराउंड द इलेक्ट्रॉन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी, दैट विल बी जस्ट अ मिनट। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ये B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2R के बराबर होगी। ये बड़ा फेमस फार्मूला है हमारे पास, एम्पियर्स लॉ की मदद से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2R के बराबर आता है। अब अगर हम मज़ीद इसको आगे लेके चलें, तो जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, उस सूरत में, या न्यूक्लियस इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्ट्रॉन, उस सूरत में तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन जो अपना स्पिन कर रहा है, उसका भी तो कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करेगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा उसको हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम देते हैं। तो हम कहेंगे ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन दैट प्रोड्यूसेस ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन स्पिन आल्सो क्रिएट ए स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उसको अगर हम म्यू एस के साथ डिनोट कर दें, अब अगर हम म्यू एस कह दें, तो उस सूरत में ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा या एक डायपोल होगा इन द फील्ड ऑफ बी। यानी जो हमारे पास बी की फील्ड है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था बी, इसके अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट एस होगा जो इस ब्लू एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल है इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये मैग्नेटिक डायपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई डायपोल मोमेंट रखा जाता है तो वो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। अब वो जो टॉर्क होगा उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में जो उसकी मौजूदा एनर्जी है उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करने का मतलब रोटेशन होगी, और रोटेशन टेंड्स टू रोटेट, और उस वजह से उसके अंदर एनर्जी में चेंज आएगी। तो दैट चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई इज़ इक्वल टू म्यू नेगेटिव ऑफ म्यू एस इंटू बी डॉट बी। ये हमारे पास म्यू एस इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन, और B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। या हम ये इस तरह कह लें कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी वो जो डायपोल जो स्पिन की वजह से क्रिएट हो रहा है, उसको हमने रखा है एक ऐसे फील्ड में जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्पिन, और वो रखा गया है हमने इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो चेंज आ रही है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज आ रही है, मैं इसको ज़रा इरेज कर दूं। द रिलेटिव मोशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्रिएट ए मैग्नेटिक, अब उसी को दोबारा लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, द रिलेटिव मोशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L will be equal to B is equal to mu naught Z E L over 4 pi m r cube,
ये इसके जो टर्म यूज़ की जा रही हैं ये वही हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे Z इज़ द atomic number, E is the charge of the electron, L is the angular momentum, M is the mass of the electron, and R is the radius of rotation. The spin magnetic moment dipole moment mu s is related to spin angular momentum s. अब चूंकि अब गौर कीजिएगा कि जो हमारे पास B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, जो म्यू एस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू बी के बराबर रखा था, नेगेटिव ऑफ म्यू डॉट बी, उसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई विल बी प्रोपोर्शनल टू एस इंटू एल। एस डॉट एल का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब उनका जो इंट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसमें चेंज भी उतनी ही ज़्यादा होगी। द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ हफ्सा थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन स्पिन इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, और as a resulting of this interaction there is a change in energy of the energy level of the electron in the atom। यानी ये हमारे पास इस B और इस म्यू S की वजह से जो चेंज इन एनर्जी हो रही है वो हमारे पास डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस म्यू S डॉट B के बराबर है। वो वहाँ पे हमने डेल्टा A लिखा था, तो यहाँ पे डेल्टा U लिखने का मतलब ये है कि इसकी वजह से जो चेंज इन और चेंज इन एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, तो ये डेल्टा यू, इस की वजह से जो एक्चुअल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे वो सिंगल लाइन की बजाय वो दो या दो से ज़्यादा लाइन में स्प्लिट हो जाता है। यानी जो सिंगल लाइन थी वो अब दो या दो से ज़्यादा लाइन में स्प्लिट हो जाती है। तो ये हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन कहलाता है। हमने बात की स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की। अब हम इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देखते हैं या एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हो इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंट स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की, तो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हो उस सूरत में क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस सूरत में क्या होगा। अगर हमने जो अभी बात की थी कि अगर हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है लाइक हाइड्रोजन है तो उस सूरत में क्या होगा कि, और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन हैं तो उस सूरत में क्या होगा। मैं जस्ट इसको इस तरह से समझ लें कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है या कम है उस, लेकिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज़ वीक, यानी एल और एस की निस्बत एस और एस का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह एल और एल का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उस सूरत में हम ये करेंगे कि पहले तमाम ऑर्बिटल मोशंस के एल को जमा कर लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि तमाम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अगर हम ऐड कर सकें तो उन तमाम को ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एस के बराबर होगा। और उसके साथ ही अगर हम बात जस्ट ये हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होता है हमारे पास, उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो दिस विल बी द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम दो चीज़ों पर बेस करेगा, एक उसमें है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन की पहले बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें ये एल आ रहा है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जब हम इन दोनों को वेक्टरली ऐड करेंगे इसको हम वेक्टर एटम मॉडल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब L प्लस एस विल बी इक्वल टू जे।
अब जे यहाँ पर क्वांटाइज है, ये याद रखना है कि जे इज़ आल्सो क्वांटाइज जस्ट लाइक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हो कि जे की वैल्यू होती है एल प्लस एस के बराबर, लेकिन हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट कैन बी रिटन एज जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच कट, वेयर जे स्मॉल जे, ये जो जे हम यूज़ कर रहे हैं ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है। जिस तरह हमारे पास स्मॉल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, इसी तरह जे इज़ दी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अगर आप लोगों ने जीमेन इफेक्ट और एनामलस जीमेन इफेक्ट की बात की हो तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह फ़र्ज़ कर लें कि ये एस हो, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये एस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये असल में एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसकी टेल यहाँ पर फिक्स है, इस जगह पे टेल फिक्स है। तो जब ये रोटेट करेगा तो लाजमी तौर पे ये इस तरह की कोन बनाएगा। इसको हम प्रिसेशन का नाम देते हैं, यानी जो जिस तरह स्पिन टॉप होता है इस तरह ये घूमेगा। इसी तरह ये हमारे पास एल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एल वेक्टर की भी टेल इसी जगह पे आ रही है, तो ये भी प्रिसेस करेगा। प्रिसेशन का मतलब होता है इस तरीके से रोटेट करना अबाउट एन एक्सिस। तो ये दोनों बेसिकली जे एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे, तो इसलिए हमारे पास टोटल जो जे बनेगा वो एल प्लस एस यानी ये जे वेक्टर बनेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि स्पिन हमेशा इसी तरह ही हो, स्पिन पॉजिटिव हाफ भी हो सकती है और नेगेटिव हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। तो इस वजह से हम इसको दो कह सकते हैं। जे की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 3/2 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 1/2, एल की वैल्यू अगर 1 हो और ये 1/2 हो तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। ये इस तरह भी हो सकता है 1 माइनस 1/2, क्योंकि एस की वैल्यू माइनस 1/2 भी हो सकती है। तो उस सूरत में जे की वैल्यू 1/2 स्मॉल के बराबर ये हमारे पास होगी। इसका मतलब ये है कि जो एम जे की वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, वो हमारे पास 3/2 का मतलब ये होता है कि आप प्लस 3/2 से एक को माइनस करते जाएंगे, -3/2 तक जाएंगे। यानी जो जे की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो माइनस जे से प्लस जे तक हो सकती हैं विद स्टेप ऑफ 1, यानी एक के डिफरेंस के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वैल्यू -3/2 है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, -1/2 हो जाएगा, उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ड्यू टू टोटल एंगुलर मोमेंटम वो 4 हो सकती हैं। लेकिन इस सूरत में अगर आप गौर करें कि यहाँ पे जब जे की वैल्यू 1/2 के बराबर होगी तो यहाँ पर सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, एक 1/2 होगी और दूसरा उसका 1 के डिफरेंस के साथ -1/2 होगी, यानी -j से +j तक वैल्यूज़ होंगी। तो ये 2j + 1 वैल्यूज़ बनती हैं, 2j + 1 वैल्यूज़ बनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ ही बनेंगी और यहाँ पे 2j + 1 से अगर आप इसको हल करते हैं तो ये 5 यहाँ 4 वैल्यूज़ ये बन जाती हैं। तो इस सूरत में ये टोटल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम LS कपलिंग कहलाता है। यानी जब हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन L एंड S इज़ वीक तो उस सूरत में हम उसको LS कपलिंग कहेंगे। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो इस तरह हो गया, लेकिन अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो, हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि तमाम L को पहले जमा करेंगे, फिर तमाम S को जमा करेंगे। तो इस तक का मतलब ये होगा कि L प्लस S करेंगे, लेकिन वो L जो हमारे पास होगा वो सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक L होगा। यानी अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक का एंगुलर मोमेंटम L1 है, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम L2 है, तो उस सूरत में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो L = L1 + L2 होगा। जी बेटे कोई बात करनी है? ओके, तो हम
एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम ने कर दिया कि डायरेक्ट L और S को जमा कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो, एक का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L1 हो, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम L2 हो, दोनों को जमा करें तो ये L टोटल एंगुलर मोमेंटम बन रहा है, जिसको हम L इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 की बात कर रहे हैं। और इसी तरह लाजमी तौर पे दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहे होंगे, हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर रहा होगा, एक S1 क्रिएट कर रहा है, दूसरा S2 क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 के बराबर आ जाएगा। अब ऐसी सूरत में यहाँ पे S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 के बराबर आ जाएगा। अगर हम L इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 करें तो 4 बनता है, तो इसका मतलब L की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4 तक जा सकती हैं। और अगर यहाँ पे S1 प्लस S2 की बात करें तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे J की वैल्यू L प्लस S 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 5 भी होना चाहिए था, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम सिलेक्शन रूल्स का नाम देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इवन या ऑड ट्रांजिशन नहीं होती। तो ऐसी सूरत में ये 0, 1, 2, 3, 4 तक ही J की वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम इसी को देखें अगर, तो ये हमारे पास एक L की वैल्यू आ गई, इसकी S की वैल्यू आ गई, इन दोनों को अब हमने कंबाइन करना है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा J की सूरत में, J इज़ इक्वल टू L प्लस S की सूरत में। तो उसको हम डायग्राम की मदद से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये L1 प्लस L2 के साथ जब हम करते हैं तो ये L की वैल्यू हासिल होती है। इसी तरह ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहे हों S1, और ये हमारे पास S2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की वजह से हमारे पास टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये बन जाएगा। अब L और S दोनों अपने एक्सिस के गिर्द प्रोसेस कर रहे हैं, यानी दोनों की अपनी अपनी कोण बन रही है रोटेशन की वजह से, लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास J के बराबर बनता है। ये जो कौन सा कलर है, ये वॉयलेट कलर किस्म का, इस J को अगर आप देखें तो ये दोनों का सम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो नई कोण बनेगी वो ये इस तरीके से बनेगी, जो यहाँ पे इस तरह नज़र आ रही है, ये वाली। तो प्रिसेशन हम इसको कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे L और S के मिलने की वजह से जो एनर्जी है दैट कैन चेंज, और उसी चेंज की वजह से असल में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा होती है। अब जहाँ पे L और S की आपस में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट्स से 40 से कम है, तो वहाँ तक तो ये LS कपलिंग इस्तेमाल होती है। यानी वहाँ पे अगर हम स्प्लिटिंग को बताना चाहें कि स्प्लिट क्यों हो रही हैं, तो वहाँ पे इसकी रीजनिंग के साथ बड़ी आसानी से हम LS कपलिंग के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये ऐसे ना हो, मतलब हायर लेवल पे चले जाते हैं, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 40 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम हैवी एलिमेंट्स का नाम दे सकते हैं या हैवी एटम्स का नाम दे सकते हैं, वहाँ पे LS कपलिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहती उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बल्कि वहाँ पे हमें JJ कपलिंग की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जी बेटे, तो यहाँ तक हमने LS कपलिंग यानी स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैं